Facebook live started, Guruji. धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। आयुर्वेद के वर्ग में पिछली बार हमने प्रकृति के बारे में जाना था। प्रकृति एक बहुत बड़ा विषय है। सांख्य मत से तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों से ही पूरी की पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है। उसमें जो प्रकृति आती है वो प्रकृति का अर्थ प्री क्रिएशन, क्रिएशन के पहले का जो है प्रकृति, कृति अर्थात सर्जन, क्रिएशन, और प्र अर्थात पूर्व में। तो प्री क्रिएशन जो था जिससे सारा उद्भव हुआ है तो वो प्रकृति कहते हैं सांख्य मत से। हमारे यहाँ पर भी जो क्रिएशन से पहले जो कुछ हमारा सर्जन हुआ हमारे शरीर का, उसमें जो वात पित्त कफ के अंश मिले, उसमें जो स्थिति बनी वात पित्त कफ के अनुसार सत्वरज तम की, उससे हमारा स्वभाव निर्मित हुआ। वो स्वभाव दो प्रकार का हुआ, एक तो शरीरगत स्वभाव और एक मन के अनुसार स्वभाव। शरीरगत स्वभाव हमारा अलग प्रकार का होता है, मन के अनुसार स्वभाव हमारा अलग होता है। ठंड सहन करना, गर्मी सहन करना, बारिश सहन करना, भूख सहन करना, प्यास सहन करना, ये सब शरीर के स्तर की बात होती है। क्रोध, विपरीत परिस्थिति, क्षमता रखना, आवेगों को धारण करना, मन को संयमित करना, ये सब बातें मन के स्तर की होती है। तो शरीर के स्तर की प्रकृति बहुत मायने रखती है हमारे रोगों के विषय पर। हमको क्या क्या रोग हो सकते हैं, हमारी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारा आकर्षण का केंद्र कौन सा है, हम अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण भाग है उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम हमारी प्रकृति को समझ सकते हैं। और प्रकृति को समझने से हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समझ पाने से दूसरे को सबसे ज्यादा न्याय दे पाएंगे। कभी कभी हम अपने को ही नहीं समझ पाते हैं, हमारा क्या स्वभाव होता है, हमारे क्या आकर्षण के केंद्र है, हमारी दुर्बलता है क्या है, वो हमको पता नहीं होने से जीवन में बहुत कुछ हम नहीं समझ पाते जो जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके लिए प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है, केवल रोगों के लिए नहीं, अपितु हमारे संपूर्ण जीवन की सफलता के लिए। तो पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति और वात प्रकृति, वो हमने पहले देखा कि कफ के क्या क्या गुण होते हैं, पित्त के क्या क्या गुण होते हैं, वात के क्या क्या गुण होते हैं। अब प्रकृति का निर्धारण में दोनों आएगा, गुण और दोष, क्योंकि पूरा का पूरा जगत जो है वो गुणों से और दोषों से बना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण गुणवान हो, इसमें एक भी दोष न हो। सामने की तरफ ऐसा भी नहीं है कि संपूर्ण दोष हो जिस व्यक्ति में और एक भी गुण न हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। अर्थात सभी में गुण और दोष रहते हैं, बस उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। किसी में दोष ज्यादा होते हैं, गुण कम होते हैं, किसी में गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं। उसी को हम सद्गुणी, सज्जन, दुर्जन इस नाम से कहते हैं। जिसमें गुण ज्यादा देखने को मिलते हैं उसको हम सज्जन कहते हैं, दोष ज्यादा देखने को मिलते हैं उसको हम दुर्जन कहते हैं। तो प्रकृति का हमेशा कुदरत के रूप से गुण और दोष दोनों रहेगा। ऐसे कफ प्रकृति को आप देखें तो कफ प्रकृति में स्थिरता, गांभीर्य, ये सभी गुण रहेंगे। स्थिरता है, गंभीरता है, सोच है, विचार है,
चंचलता नहीं है, ये सभी उसके गुण हैं। तो सामने देखे तो आलस्य हो सकती है सबसे ज्यादा, जड़ता, मेदो वृद्धि, भारीपन, तंद्रा, आलस्य, ये सब कफ प्रकृति वाले में दोष देखने को मिल सकते हैं। तो जब कफ प्रकृति वाला जब प्रकृति के अनुसार नहीं चलता है तो उसकी ये विकृति होती है, वो कफ के स्वभाव से ही होती है। तो उसमें आलस, प्रमाद, मंदता, जड़ता, भारीपन शरीर में, पूरा तंद्रा, निर्णय शक्ति का बहुत अभाव, तुरंत निर्णय न लेने की आदत, ये सभी की सभी बातें वो कफ प्रकृति वाले में देखने को मिलती है। पित्त प्रकृति वाले के गुण होंगे तो वो संगठन करने का स्वभाव, कार्य लेने की कुशलता, समय पर प्रावधान, समय पर जो कहते हैं वो जागरूकता, लेकिन उसके दोष में क्रोध, ज्यादा कड़कपन, रुक्षता, ये सभी, नम्रता का अभाव, ये सभी पित्त प्रकृति वाले के दोष हो सकते हैं। वात प्रकृति वाले में चंचलता है, कृशता है, अधीरता है, रुक्षपन है, ये सभी दोष हो सकते हैं। तो उसी में स्पीड से निर्णय लेने की क्षमता, कोई भी कार्य में तुरंत शुरू करने के लिए अवसर योग्यता, तीव्रता, गतिशीलता, ये सभी वात प्रकृति वाले के गुण भी हो सकते हैं। तो ये गुण और दोष, ये दोनों, फायदा क्या है प्रकृति को जानने का, उसके बाद में प्रकृति की धीरे धीरे बात करता जाऊंगा, आपको एकदम प्रायोगिक रूप से समझ में आ जाए इसके लिए मैं बताता हूँ प्रकृति बहुत आवश्यक है। प्रकृति के अनुसार यदि हम अपने जीवन में जो दूसरे को हम चयन करते हैं तो बहुत लाभ होता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि एक प्रकृति से दूसरे प्रकृति वाले का कैसा स्वभाव जमेगा कि नहीं जमेगा। हम देखते हैं दोनों सज्जन होंगे, दोनों ठीक होंगे, दोनों एक ही रास्ते से जाते होंगे, तो भी दोनों में जमता नहीं होगा, स्वभाव का मैचिंग नहीं होता होगा। हमको आश्चर्य होगा कि दोनों सज्जन है, दोनों सही है, दोनों एक ही तरह के कार्य करने वाले हैं, तो भी दोनों के बीच में जमता नहीं है। और कोई कोई व्यक्ति विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, एकदम विपरीत सोच होती है, दोनों के कोई अलग अलग मत होते हैं, दोनों के घर अलग अलग होते हैं, दूर दूर तक दोनों का संबंध नहीं होता है, तो भी एक दूसरे को अच्छा पड़ता है, तो भी एक दूसरे का सानिध्य अच्छा रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी प्रकृति है। हमारी प्रकृति के अनुसार कोई कोई वस्तु हमको अच्छी लगती है और कुछ कुछ प्रवृत्ति या प्रकृति या कोई व्यक्ति हमको अच्छे स्वभाव से ही नहीं लगते हैं। तो ऐसी स्वभाव से, जैसे पित्त प्रकृति है मानो, तो उसको यदि पित्त प्रकृति वाले पुरुष को शादी कर, तो पित्त प्रकृति वाले को शादी करनी है तो उसका स्वभाव क्या होगा? तो पित्त प्रकृति वाले का स्वभाव होगा उष्ण, तेज, कार्य में अडिगता, काम करवाने के लिए मतलब कड़कपन, ये सभी रहेगा। अब सामने वाला व्यक्ति यदि कफ वाला होगा तो उत्तम है, वो मंद है, वो ग्रास्प करेगा, वो शांत है, वो उसकी सुनेगा, ऐसा रहेगा तो वो जोड़ी उत्तम बनेगी। पित्त प्रकृति वाला पुरुष हो और कफ प्रकृति वाली स्त्री हो तो उत्तम जोड़ी बनेगी। लेकिन पित्त प्रकृति वाला और वात प्रकृति वाली स्त्री हो तो मध्यम जोड़ी बनेगी। तो ऐसा रहेगा कि वात प्रकृति वाले में चंचलता होगी, वात प्रकृति वाले में अधीरता होगी, गतिशीलता होगी, तो ये पित्त प्रकृति वाले और कभी कभी झगड़ा हो जाएगा, कभी कभी सामने आ जाएंगे। लेकिन पित्त प्रकृति वाले होंगे तो बहुत ही खतरा रहेगा, क्योंकि वो भी तीक्ष्ण है, उष्ण है, इसका स्वभाव भी उष्ण तीक्ष्ण है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि उस दोनों का जमेगा ही। अब यदि हम ये जीवन में प्रकृति को जान लेते हैं तो हमारे जीवन में हर एक पल पर इसका उपयोग होगा कि किस की प्रकार की हमारी प्रकृति है, उसके अनुसार हमको आहार विहार की सीमित नहीं है। आहार विहार से लेकर वो तो कैसे करना है वो तो हम प्रकृति के जान ही सकते हैं। रोग होगा तो हम क्या आहार विहार करें, क्या हम औषध सेवन करें, वो भी जान सकते हैं। साथ में हमारे जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय है
उसमें भी हमको ये लाभ देगा। और ये केवल मनुष्यों की प्रकृति नहीं है, समस्त प्राणी पशु सृष्टि वृक्ष सृष्टि की प्रकृति बताई गई है। जैसे उसमें कुत्ता है, वो पित्त प्रकृति वाला है, आपको पता है। वो भौंकने का स्वभाव, हम सबसे ज्यादा गांव में जाते हैं तो बिल्ली से नहीं डरता है कोई भी, चूहे से भी नहीं डरता है, गाय से नहीं डरता है, भैंस से नहीं डरता है। एकाध शहर भारत का छोड़ दो, वाराणसी जैसा, तो सांड से भी कोई डरता नहीं। वाराणसी में सांड से डरा जाता है। हमको पता है, हम छोटे छोटे थे तो उसमें कहावत थी, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इससे बचे तो सेवे काशी। तो काशी में छोटी छोटी गली होती है, उसमें दौड़ दौड़ कर सांड आता है। तो वो सांड आ गया यदि और हम जा रहे हैं तो मार भी सकता है, वो हमको गिरा भी सकता है। तो ऐसा होता है कि सांड से बचना चाहिए, लेकिन वो एक आध दो सीटी होगी। लेकिन बंदर से इतना डरे ही डरते हैं। बंदर कुछ कुछ शहरों में होते हैं लेकिन इतना, लेकिन कुत्ते से सब जगह पर सब डरते हैं, हमको पता है, पित्त प्रकृति है। वो तुरंत तुरंत ही वो गुस्से हो जाता है। हमको पता है, थोड़ा थोड़ा हमने इसको थोड़ा ये किया, थोड़ा एक पत्थर फेंका या हवा सामने किया तो भी वो गुस्से हो जाएगा। पित्त प्रकृति वाला है। और पित्त प्रकृति वाला है, इसके लिए देखो, उसको पित्त प्रकृति वाले अपने ही जाति भाई से जमेगा नहीं। देखो उसको, दो कुत्ते को कभी जमेगा नहीं। देखो एक गांव में एक कुत्ता रह रहा है, दूसरा आ जाएगा तो दोनों लड़ेंगे। वो स्वागत नहीं करेगा उसका कि चलो भाई आप भी आ जाओ ऐसा। तो वो दोनों को जमेगा नहीं, क्योंकि वो स्वभावगत ऐसा है। पित्त प्रकृति वाले को पित्त प्रकृति वाले के साथ शायद ही जमेगा उसका। तो ये पूरी की पूरी ऋषि मुनियों ने प्रकृति की पहचान कराई कि प्रकृति हमारी कैसी है। वो जानकर हमारे रोग, हमारा आरोग्य, हमारा संबंध, हमारा वर्तुल, हमारा समाज, बहुत सारी चीजें हम अपने बारे में सबसे ज्यादा जान सकते हैं, अच्छे सी तरह से जान सकते हैं, और हमको जीवन में बहुत काम आएगी। इसके लिए बालकों को जो सब प्रथम अभ्यास किसी का भी होना चाहिए तो ये प्रकृति का होना चाहिए। बालकों को सबसे ज्यादा जो सिखाना चाहिए तो वो प्रकृति सिखानी चाहिए, ताकि उसका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े, वो अवलोकन करे। हमारी अवलोकन शक्ति अभी क्षीण हो गई है। हम अवलोकन नहीं करते हैं कि क्या हम पूछते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि मुझे अच्छा क्या लगता है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि मुझे क्या सूट नहीं करता है। तो ये अज्ञान है। उसके स्थान पर हमको ज्यादा अपने बारे में समझ आएगा, हम समझ रखेंगे, तो हमारी प्रकृति, हमारी विकृति, हमारे स्वास्थ्य, ये सब में हमको बहुत लाभ होगा। हम केवल कहते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा चेक करवाया हो और हमको पता हो तो लाभ मिलता है। कभी एक्सीडेंट हो जाए और कभी ब्लड चढ़ाना पड़े तो तुरंत वो निर्णय ले सकते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। उससे भी कई गुना ज्यादा प्रकृति का ज्ञान आवश्यक रहता है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान यदि होगा तो पल पल पर हम बीमार होंगे, तब हमको कौन सा आहार विहार करना है, किस ऋतु में हमको सावधानी रखनी है, कौन सी ऋतु में किस देश में नहीं जाना है, किस ऋतु में कौन सा आहार नहीं करना है, ये सारी बातों की हम सावधानी रख सकते हैं प्रकृति के ज्ञान के आधार पर। तो इसके लिए हमने तीन प्रकृति की पिछली बार वर्णन किया था, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। ये पहली बार मैंने वर्णन किया था, पिछली बार मैंने बता दिया है कफ प्रकृति वाला कैसा होगा, वात प्रकृति वाला कैसा होगा, पित्त प्रकृति वाला कैसा होगा। उसकी आकृति के अनुसार उसमें बहुत फर्क होगा। जैसे पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति वाला ज्यादातर स्थूल, मोटा, गोरा, काले बाल, काली भ्रमरे, स्थिर, मंद गति वाला ऐसा होगा, ये हमने पहले बता दिया। पित्त प्रकृति वाला है वो तेज, उष्ण, मध्यम वाला, काम कराने का स्वभाव वाला, कड़ापन वाला, ये पित्त प्रकृति वाले का स्वभाव होगा। मैनेजमेंट में बहुत अच्छा, स्वच्छता का और व्यवस्था का आग्रही होगा। वो व्यवस्था पर जो लोग आए, आईएएस आईपीएस, ऐसी जो व्यवस्था पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उसको सबसे शूट जो होती है प्रकृति, वो पित्त प्रकृति होती है, क्योंकि उसको काम करवाना होता है। मठ मंदिर वगैरह जो चलाते हैं सात्विक लोग, उसको ज्यादातर वात प्रकृति अनुकूल होती है या कफ प्रकृति थोड़ी अनुकूल होती है।
क्योंकि उसमें प्रेम से करवाना होता है, ऑर्डर नहीं होता है। वो ऑर्डर देने लगे तो फिर बंद हो जाएगा उसका मठ मंदिर, क्योंकि ऑर्डर देने लगा तो कोई आएगा ही नहीं। यहाँ पर कलेक्टर वगैरह है या एडमिनिस्ट्रेशन में है तो ऑर्डर के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ऑर्डर से ही काम करवाना है। वो प्रेम से बताएगा कि ये थोड़ा हो जाए तो अच्छा है भगवान का काम, तो कोई मानेगा नहीं उसका। लेकिन जो इस स्थिति में है, हमारे जैसे संगठन वाले हैं, वो ज्यादातर जो व्यवस्था विभाग में है उसको ऐसा रखना पड़ेगा। फिर उसके नीचे जो रहेगा वो पित्त प्रकृति वाला रहेगा, वो इस तरह से काम करवाएगा। लेकिन जो मूल स्थापक, मूल व्यक्ति रहेगा वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो वो उसका गुण है। उस तरह से हम प्रकृति का बारीक अध्ययन करेंगे तो बहुत हमको आसानी रहेगी अपने आप को जानने की। तो कफ प्रकृति की बात बताई, पित्त प्रकृति, वात प्रकृति वाला चंचल रहेगा, तुरंत निर्णय लेगा, वो उसका गुण रहेगा। रुक्ष रहेगा, उसके बाल, उसके नाखून, उसको ठंड नहीं सही सहन होगी उससे। पित्त प्रकृति वाला गर्मी सहन नहीं कर पाएगा। विपरीत परिस्थिति वाला कफ वाला सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अनेक प्रकार के दोनों में अनेक प्रकार के उसमें विभिन्नता मिलेगी। तो ये दो, एक प्रकृति किसी की भी है, मानो केवल कफ है, केवल वात है या केवल पित्त है, तो उसको बीमारियां ज्यादा हो सकती है। मिश्र प्रकृति वाले को बीमारियां कम होगी। आयुर्वेद के मत से एक प्रकृति जिसकी है उसको ज्यादा बीमारियां होने की संभावना होगी। मिश्र प्रकृति के लक्षण है उसको कम बीमारियां होगी। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि मिश्र प्रकृति वाले ज्यादा लोग होंगे। किसी में भी ये प्योर एक प्रकृति देखने को बहुत कम में मिलेगी, नहीं है ऐसा नहीं है, कम लोगों में मिलेगी। लेकिन मिश्र प्रकृति वालों की संख्या ज्यादा रहेगी, वो मिश्र प्रकृति वाले बीमार कम पड़ेंगे। तो इसके लिए कफ, किसी की कफ और पित्त मिश्र होगी, किसी की वात और पित्त मिश्रित होगी, किसी की कफ और वात होगी, ऐसे 3 मिश्र प्रकृति गिनाई है। वो पिछली बार हमने स्लाइड जो बताई उसमें ये तीनों प्रकृति का वर्णन हमने किया है। पहले कफ, पित्त और वात का वर्णन किया, उसके बाद मिश्र प्रकृति 3 प्रकार की बताई। मिश्र प्रकृति में दोनों दोनों का जॉइन होता है, मतलब इसके मतलब ये नहीं है कि दोनों का ही है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकृति के गुण सबसे ज्यादा मिलेंगे, तीसरी का गौण हो जाएगा, तीसरी की भी मिलेंगे, किसी में तीनों के गुण रहेंगे, लेकिन एक गौण रहेगा, 2 मुख्य रहेंगे, तो उसको मिश्र प्रकृति बोलेंगे। उसको कफवात मिश्र, बहुत सारे भेद इसमें है। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं, कफ पित्त कफवात, इस तरह से। तो ये मिश्र प्रकृति को आप देख सकते हैं, मिश्र प्रकृति का भी वर्णन किया गया है। तो हमने आज पिछली बार 3 प्रकृति को जाना था, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति और वात प्रकृति। आज हमने मिश्र प्रकृति देखी, उसमें कफ और पित्त का मिश्रण हो, कफ और वात का, पित्त और वात का, ये तीनों को तीनों जिसमें गुण मिलते हो, तो ये तीनों मिश्र प्रकृति वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हो गई 6 प्रकृति, एक तो 3 और 2 का करके दूसरी 3, और 7वीं जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत समाज में ऐसे कम लोग होते हैं जिसकी सम प्रकृति हो, सभी समानता हो जिसमें, तो ऐसे बहुत 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 कम लोग मिलते हैं। तो ये सम प्रकृति वाला व्यक्ति वो बहुत कम केस में देखने को मिलता है, अपवाद रूप में देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रकृति के तौर पर सम प्रकृति भी एक प्रकार की प्रकृति है। तो ये भी याद रखना है कि केवल ये 6 प्रकृति नहीं है, 7 प्रकृति है, उसमें सम भी एक प्रकृति है जिसमें सभी के समान गुण है। तो ये सम प्रकृति वाला आदर्श होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों की ऐसी होती है। लेकिन ये 6 में से तो किसी ना किसी प्रकार की प्रकृति हमारी हो सकती है। तो आज हमने ये जाना, पिछली बार हमने ये देख लिया था कि 6 प्रकार की 3 प्रकार की प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात प्रकृति। अभी हमने ये जाना कि ये कफ, पित्त और वात, ये दोनों का मिश्रण भी किसी किसी में हो, मतलब उसमें कफ पित्त, पित्तवात और कफवात, ऐसे 3 प्रकार के मिश्रण होते हैं, उसको मिश्र प्रकृति कहते हैं। उसमें दोनों के गुण रहेंगे, हो सकता है थोड़े गुण वात के हो, थोड़े कफ के हो, और प्रकार के कफ के और प्रकार के वात के दूसरे में हो,
तो वो दोनों की भी वात कफ पित्त मिश्र प्रकृति कही जाएगी। तो इस तरह से अब उसके अंदर एक तालिका बनाई है एक, लेकिन अभी हम समझ लेंगे तो अगली बार मैं उससे चर्चा करूंगा कि कैसे हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमारी प्रकृति कौन सी है। उसके थोड़े प्रश्न है, वो प्रश्न को भी मैं अगली बार बताने वाला हूँ। अभी आप केवल ये समझिए कि कितनी प्रकृति हमारी, 3 और 3 6 और एक सम प्रकृति, ऐसे मिलकर हमारी 7 प्रकृति होती है। तो ये 7 प्रकृति में से किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। पीछे के सेशन में भी बहुत सारे प्रश्न रह गए थे, तो उसका मैं एक जवाब देता जाऊंगा। और प्रश्न है 21 प्रकार के प्रश्न हमने बनाए हैं, और ये 21 प्रकार के प्रश्न जब हम अपने आप को पूछेंगे कि ऐसा इसमें मेरा कैसा होता है, तो उसके अनुसार हम प्रकृति को जान पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक प्रकृति वाला ही व्यक्ति होगा, उसमें मिश्र प्रकृति होगी और बहुत सारी वस्तुएं। तो अपने आप को जब हम अवलोकन करेंगे, उसका मतलब थोड़ा हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, तो उसमें पता चलेगा हमको कि हमारी प्रकृति कौन सी है। और ये प्रकृति पता चले तो हमारा सत्व भी पता चलेगा कि किस प्रकार की हमारी मानसिक स्थिति है। तो मानसिक स्थिति के लिए हमारे यहाँ हमेशा बताया है कि मन से यदि स्वस्थ रहना है तो मन को जानना पड़ेगा। तो ये मन को जानने के लिए ये सत्व को जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे लोग शरीर से रोगी नहीं हो सकते हैं, लेकिन मन से अवश्य रोगी हो सकते हैं। तो मन से स्वस्थ नहीं हो सकते। शरीर से भले ही कोई स्वस्थ हो जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मन से स्वस्थ नहीं होंगे। तो वो जीवन में आनंद, प्रसन्नता, उदारता, सर्वसमन्वयता, इस तरह का वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे उतने पास कितना भी पैसा हो, कितना भी उसके पास सुविधा हो, लेकिन वो अपने जीवन का उपयोग कभी भी नहीं कर पाएंगे। घर पे भी शांति से नहीं रह पाएंगे। वो व्यक्ति सर्व को स्वीकार नहीं होगा। तो ये अंततोगत्वा हमारे स्वभाव की लाक्षणिकता के हिसाब से ऐसा होता है। तो इसके लिए मन को भी समझना है, और हमारी प्रकृति में यदि कोई विकृति है तो हमको वो उसका निदान करना है कि क्या विकृति है मेरे में, और उसको धीरे धीरे उपाय करना है उसका कि हाँ, ये विकृति को मैं निकालूंगा तो केवल इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए उसका उपयोग होगा। क्योंकि मनो ही जन्मांतर संयुक्तम, आयुर्वेद में बताया है कि मन है वो जन्मांतर से संयुक्त होता है। पिछले जन्म में जो हम मन को लाए, मन के ऊपर कार्य किया, वो इस जन्म में वही मन लेकर हम यहाँ पर आते हैं। इसके लिए भगवान ने भी गीता में बताया है, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयः। इस तरह से 6ठे अध्याय में भी बताया है कि मन को लेकर ही व्यक्ति जाता है। तो पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में, जैसे कि हमारा पुनर्जन्म होगा, तब हम मन को साथ लेकर जाएंगे। तो वो जितना विकसित होगा उतना विकसित हमारा अगला जीवन होगा। इसके लिए इसकी शुरुआत अभी और इसी जन्म से करनी है। आज बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को आप देखेंगे अभी तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है, वो मन से बहुत कमजोर और मन से बहुत वो लोग बीमार होते हैं। आपको पता है कि और उसको देखकर हमारा समाज भी बीमार हो जाता है। एक समय था जब बुद्ध और महावीर निकलते थे तो 50 हजार लोग इकट्ठा हो जाते थे उनके दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए, क्योंकि जीवन से भरी बातें उनको गहराई में समझ देती थी, जीवन का विकास कर देती थी, मन को एक ऊंचाई छूने लगती थी, मन एक ऊंचाई को छूने लगता था, वैयर्थ्य का जीवन में बोध होता था। आज हम देखते हैं कि बुद्ध और महावीर तो क्या, कृष्ण भी आज आ जाए मन तो भी कोई भी उसके सामने देखेगा नहीं, या बहुत कम लोग होंगे उसके फॉलो। लेकिन आज एक कोई भी कलाकार आ जाए, एक कोई एक्टर्स आ जाए, और खास करके हीरोइन जो कोई भी मतलब ऐसी महिला है यदि, तो वो आ जाए तो रास्ते बंद करने पड़ते, उतनी भीड़ जाती। तो ये मूर्छित समाज का लक्षण है। वो मन को उन्होंने जाना नहीं है, इसके लिए वो मन से बीमार समाज है। आयुर्वेद बताता है कि स्वस्थ होना है तो मन को समझना पड़ेगा,
और मन को भी स्वस्थ करना पड़ेगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा, हमारा परिवार स्वस्थ रह पाएगा। इसके लिए मन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। शरीर का बीमार व्यक्ति उतना जल्दी दूसरे शरीर को बीमार नहीं करता है, लेकिन मन से बीमार व्यक्ति तुरंत दूसरे मन को बीमार कर सकता है, अस्वस्थ कर सकता है। ये 7 प्रकृति जानी, और अभी बहुत प्रकृतियां बाकी है जो मन की है, मन के सत्व की है। 7 प्रकार के सत्व, सात्विक प्रकृति है, 6 प्रकार की राजस है और 3 प्रकार की तामस है। सात्विक प्रकृति वालों में भी सभी एक कैटेगरी में नहीं, अलग अलग कैटेगरीज है, उसका अलग अलग स्वभाव है उनके। तो कौन सा सत्व किसमें ज्यादा है किसमें कम है वो देखना पड़ता है। तो इसके लिए उसकी बात हम आगे करेंगे। पीछे बहुत लोगों के प्रश्न रह गए थे, तो अभी हम प्रश्न लेंगे। आप 7 प्रकृति याद रखें, तो अगली बार मैं प्रश्न ले लूंगा तो आसान रहेगा कि अगली बार प्रश्न से हम लोग वो तालिका के प्रश्न लेंगे कि हमारी प्रकृति है वो कैसी है, वो भी हम जान सकते हैं प्रश्नों के द्वारा। वो अगली बार में करूंगा। अभी केवल आप चिंतन करिए कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, बस इतना ही अभी आपको याद रखना है। अगली बार में कैसे उसका हम अपने आप को कैसे पूछ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसकी मैं विधि अगली बार बताऊंगा। अभी पीछे के सेशन के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। वो 3 दोषों को अलग अलग प्रकार लक्षण को समझ होता है, लेकिन वो हमारा शरीर में 3 दोषों एक प्रोपोर्शन में है। वो प्रोपोर्शन कितना है वो कैसे जाने हैं? तीनों का बराबर सम दोष अर्थात समान भाग में दोष हमारे शरीर पे रहता है। तीनों वात पित्त और कफ, उसको प्राकृत अवस्था कहते हैं। वो ऐसा एज इट इज है, उसको एज इट इज यदि रहे तो उसको समान अवस्था कहते हैं। लेकिन जब कोई बढ़ जाए, मानो वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो उसको जो बढ़ा हुआ दोष है, जो जितना उसको बढ़ा है, ज्यादा हुआ है, उसको कम करने के लिए चिकित्सा हमारी होती है। विपरीत व्याधि विपरीत होती है, हेतु विपरीत होती है, अलग अलग प्रकार की चिकित्सा इसके लिए होती है कि बढ़ा हुआ दोष को कम किया जाए। तो वो होता है समान, तीनों होता है, वो 33% होता है। और उसमें एक आध कोई बढ़ गया तो वो बीमारी कही जाती है। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, आज आपने जो बताया कि हमारे में प्रकृति के गुण और दोष दोनों भी रहते हैं। अगर हमको थोड़ा समझ में आ रहा है कि पित्त प्रकृति के अगर रही तो उसके दोष जैसे कि गुस्सा आना या तो शॉर्ट टेम्पर वगैरह है, तो वो दोष हम निकाल सकते हैं क्या? वो मतलब पॉसिबल है क्या? अगर है तो कैसे कर सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आयुर्वेद में बहुत सारी बातें पुरुषार्थ के अधीन भी मानी, बराबर है। केवल ये नहीं है कि आपको ये दे दिया, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे शरीर के रोगों को हम मिटा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि शरीर में रोग हो गया और वो जाएगा तब जाएगा और वो तो भाग्य में होगा उतने दिन रहेगा, ऐसा नहीं। इसका बड़ा विवरण हमारी चरक संहिता में बताया गया है कि और लोग मर रहे हैं तो भी लोगों को ये लगता है कि ये तो मेरा मृत्यु आ गया था, इसके लिए मरा मैं, ये तो कैंसर हुआ तो ये तो मेरा लिखा हुआ था पूर्व में। तो आयुर्वेद ने स्पष्टता की है कि पूर्व कर्म के अनुसार कोई रोग आपको अवश्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो रोग होते हैं वो पूर्व के कर्म के। आपकी गलतियों के कारण भी बहुत सारे रोग होंगे। गर्भ के कारण, गर्भावस्था की जानकारी न होने से, ज्ञान न होने से भी बहुत सारे रोग होंगे समाज में, वो आयुर्वेद में लिखा है। अब मन के स्तर पर जो दोष है, जैसे शॉर्ट टेम्पर आपने बताया, जैसे क्रोध बताया, जैसे ईर्ष्या बताया, ये सारे जो दोष है वो मन के दोष है। और भाव प्रकाश की मैं अगली बार लूंगा कि सत्व प्रकृति के दोष गुण क्या बताए हैं, रजस प्रकृति के क्या, तमस प्रकृति के, तो उसी तरह से दोष क्या क्या है, तो ये से दोष है। तो सबसे पहले उससे विपरीत क्रिया करना शुरू करें। जैसे क्रोध आता है,
तो वो क्रोध क्यों आता है? तो इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा अभावात क्रोधः। आयुर्वेद में बताया है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, इससे जितनी ज्यादा इच्छा होगी उतना क्रोध आने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि अनंत इच्छा है हमारी और वो तो पूरी होने वाली नहीं है। अब पूरी नहीं होगी, पूरी होगी तो काम बढ़ेगा फिर वापस, और लोभ बढ़ेगा, और यदि नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। तो इसके लिए इच्छा का संकोचन करो। तो ये एक होता है क्रोध आने का। दूसरा अहंकार कारण होता है क्रोध आने का। जैसे मुझे बता दिया उसने, मेरे जैसे व्यक्ति को ये मान नहीं रहा है, मतलब आपको मानो कि छोटा नौकर है आपके यहाँ, मतलब काम कर रहा है, और उसने आपको कुछ कहा तो आपको क्रोध इसलिए आता है। वही बात यदि उसके बड़े ने की होती तो आपको क्रोध नहीं आता, बराबर। आपके बॉस ने की होती तो थोड़ा आता, लेकिन वो आदमी आपको कुछ बता देता है, छोटे से छोटा व्यक्ति, तो हमको बहुत क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि तब हमारा प्रश्न अहंकार का होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को इसने ऐसा बता दिया, तो क्रोध आता है। तो ये एक अहंकार के कारण। तो आयुर्वेद में भी ये बताया कि आप रोज सद्वृत्त का पालन करो। सद्वृत्त का पालन से आपको अहंकार नहीं आएगा। सद्वृत्त का पालन आयुर्वेद में बताया है कि रोज अपने आप में चिंतन करना, ऋषि मुनियों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना, उसके लिए समय निकालना। सद्वृत्त मन का एक खुराक है, उसके लिए 2 घंटा निकालने को आयुर्वेद में बताया है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटा बताया है धर्म के लिए, अर्थात सद्वृत्त के पालन के लिए रखना। आज हम वो नहीं निकालते हैं और वही समय हम टीवी में, वीडियो में, व्यर्थ की बातों में देते हैं। इसके लिए आज शरीर से भी ज्यादा मन के रोग है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को कल्पना ज्यादा पसंद होती है, जो सत्य से भागता है और मेच्योरिटी नहीं होती। आज हमारी मेच्योरिटी कहाँ तक है पता है? ज्यादा से ज्यादा परिवार तक, और वो भी नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा जैसे खुद में मैच्योर हो जाऊं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मुझे नुकसान होगा। वही मेरी मैच्योरिटी थोड़ी बढ़े तो परिवार तक जाएगी, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे परिवार को नुकसान होगा। लेकिन वही मेरी मैच्योरिटी थोड़ी बढ़े तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो पूरे समाज को नुकसान होगा। और मैं ऐसा सब कुछ करूंगा कि समाज को थोड़ा सा भी उससे लाभ हो, वो मैं कितना भी प्रयत्न करके करूंगा, क्योंकि वो मैच्योरिटी पर आधारित है। तो वही मैच्योरिटी यदि हम में आ गई तो थोड़े थोड़े ये दुर्गुण हमारे मन से जाने लगेंगे। पुरुषार्थ साध्य है, इसके लिए अवश्य हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में तद्वित संभाषा का वर्णन बताया है कि अच्छे लोगों का सेवन करना, बुखार को मिटाने के लिए, संक्रामक रोग हो जाए तो भी क्या करना है वो बताया। अभी के जैसे पाप बढ़ता है तो वेदानाम श्रवणम हितस्य स्मरणम, ये सारी बातें बताई है। मैं अगली बार बताने वाला हूँ कि वेदानाम श्रवणम हितस्य स्मरणम, के वेदों का श्रवण करना अर्थात तत्वज्ञान को समझना, हितकारक बातों का स्मरण करना। तो ये सारी बातें जो है वो हमको मन को स्वस्थ करने के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारा मन स्वस्थ हो गया तो हमारी संतति भी उत्तम मन वाली आएगी। वो बहुत इफेक्ट करता है। यदि क्रोधी अवस्था में, यदि ऐसी अवस्था में संतति भी होती है तो वो संतति भी भयानक होती है। वो हम देखते हैं आज अलग अलग देशों में कि कोई कोई देश का व्यक्ति स्वभावतः ही क्रोधी होगा, कोई कोई देश का व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर होगा। वो हम देख सकते हैं क्योंकि उसका वातावरण का, उसका जो परिस्थिति का, उसके ऊपर बहुत प्रभाव होता है। तो अवश्य भारत जैसे देश में तो इसकी बहुत ही इसका विचार किया गया है। बहुत सारे लाखों ऋषि मुनियों ने इसके प्रयोग किए हैं अपने जीवन में। तो इसके लिए उसको हम दूर कर सकते हैं। गुरुजी ने इसके ऊपर आचार वृत्त और सद्वृत्त क्या प्रयोग दिया है। हमारी शिविरें होती है या तो हम कभी भी ऐसे मिलते हैं तब इसके बारे में बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन इतना काफी है कि ये हम लोग यदि प्रयत्न करें थोड़ा तो सिस्टेमेटिकली हमारे मन से निकल जाता है। और ये दुर्गुणों से मुक्त हो तो हमारे मन की अनंत शक्ति जागरूक होती है। आज हम बच्चे को पढ़ाते हैं, फोकस करते हैं पढ़ाने में, लेकिन ये कभी नहीं देखते हैं कि उसकी मन की शक्तियां सुषुप्त ही रहेगी। यदि उसके मन के गुण को जागरूक नहीं किया तो उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते।
लेकिन यदि हमने उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया, आपको आश्चर्य लगेगा कि उसमें अनंत शक्ति है। गुरुजी ये प्रयोग हर एक विद्यार्थी पर कराते थे, उसकी सुषुप्त शक्ति कौन सी होती है वो पहचानते थे, और उसके बाद यदि ये मन के दोष को निकाला तो उसमें से शक्ति का प्रादुर्भाव होना ही होना है, वो संभव है। आगे जी। गुरु जी, जैसे हमने अभी सुना और मेरे जानने में आया कि आलू और टमाटर जो है वो इंडियन नहीं है, मतलब हमारे पुराने शास्त्रों में और इसमें इसका उल्लेख नहीं है, ये फॉरेन से आया हुआ है। तो क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो हमें क्या आलू और टमाटर खाने चाहिए? पहले ये इसको समझे बात को। आयुर्वेद में ऐसा केवल भारत में नहीं होता है, ऐसा पूरी पृथ्वी में होता है। एक देश से कोई जो वनस्पति के बीज होते हैं, साग सब्जी के बीज होते हैं, वो बाहर जाते रहते हैं, बाहर से आते रहते हैं। और मनुष्य भी ला सकता है वातावरण से। मानो कि इधर कोई एक मतलब चिड़िया आई, उसने कुछ खाया और वो दरिया समुद्र के पार जाकर पाकिस्तान गई, और पाकिस्तान में उसने मल किया, और मल किया तो वो उसका पीपल का वृक्ष उगा। अब वो लोग देखेंगे ये तो भारत का वृक्ष है, इसके लिए ये गुण वाला होगा नहीं होगा। तो अलग अलग देशों के ऋतु के अनुसार और आवागमन के अनुसार बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई। 16वीं सदी तक कुछ चीजें नहीं थी, जैसे आपने बताया बैंगन नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी, टमाटर नहीं था, आलू नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीजें का बहुत बड़ा लिस्ट है। आपको 4-5 पता है, लेकिन भाव मिश्र जी भाव प्रकाश नामक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसके पहले ग्रंथों में वो चीज नहीं है, लेकिन भाव प्रकाश ग्रंथ में वो चीज आ गई है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब भारत का वातावरण और वनस्पति की एक आप देखिए खासियत, पहली बार और दूसरी बार जब वनस्पति का जर्मिनेशन होता है, अर्थात वो उगती है जब, तब क्या होता है कि जब मानो कि आप सेव लाए अर्थात एप्पल लाए, तो एप्पल यदि आप लाए कश्मीर से, तो कश्मीर में जिस ऋतु में एप्पल होगा वही ऋतु में यहाँ पर होगा। कितनी बार? 2 बार। मानो वहां दिसंबर में होता है तो यहाँ पर दिसंबर में ही होगा, वहां पर जनवरी में होगा तो वहां जनवरी में। उसके बाद वो यहाँ के वातावरण के अनुरूप ढल जाएगा, फिर वो एक ऋतु में होगा, वो ऋतु तय कर देगा। और वो एक ऋतु जो तय करेगा तो पूरे के पूरे हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में जहां जहां उगेगा वो वही ऋतु में उगेगा, क्योंकि अपने आप को ढालता है। इसके लिए बाहर से आने वाले टमाटर या आलू यदि और पेस्टिसाइड्स न हो और कुछ उसमें है नहीं, तो अपने आप को उसने ढाल दिया यहाँ की आबोहवा के अनुसार, तो उसको हम ले सकते। बाहर से आई हुई चीजें ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते। उसके आयुर्वेद के निघंटुकारों का ये दायित्व बनता है कि उसके गुण दोष उसको लिखने पड़ते हैं। मानो कि आप बाहर से यहाँ शिफ्ट हो तो जैसे की आइडेंटिटी बनानी पड़ती है गवर्नमेंट को, भले ही आप बाहर से आए हो, लेकिन आप कैसे हो कैसे नहीं पूरा का पूरा ब्यौरा आपका रखना पड़ता है। उसी तरह से कोई भी वनस्पति बाहर से आए, किसी भी प्रदेश से आए, इतना ही नहीं कोई दूसरे ग्रह से भी आए यहाँ, तो उसके आइडेंटिटी के लिए उसके गुण दोष लिखने पड़ते हैं ताकि भविष्य में चिकित्सा का कार्य हो सके। और बहुत लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि आयुर्वेद में तो मांस का वर्णन है, तो मांस का वर्णन क्यों किया? तो बहुत लोगों ने किया कि प्रक्षिप्त पाठ है उसका, बहुत जगह पर प्रक्षिप्त हो सकता है, लेकिन मांस का वर्णन क्यों है आयुर्वेद में? तो वो या तो डॉक्टर कहते हैं और खाने भी लग जाते हैं मांस, या तो ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पीछे से जोड़ा गया है, या ऐसे कुछ समाधान देते हैं। असल समाधान ये नहीं, असली समाधान ये है कि आयुर्वेद केवल शाकाहार की बात नहीं करता है। मांस इसका मतलब ये नहीं मांसाहार को समर्थन करता है, ये बात आप याद रखें। मांसाहार पूरी सृष्टि में 5 महाभूतों का यदि हमने देने का बताने का जब प्रतिज्ञा की है, तो अनार्य प्रजा मांसाहारी भी है, और उसको जो रोग होते हैं वो रोग मांसाहार से कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी जानना आवश्यक होगा। तो ज्ञान के स्तर पर तो बहुत कुछ होगा। तो बाहर का है, वेजिटेबल है और इस तरह का है, तो उसको गुण और दोष दोनों देखकर हमारी प्रकृति के अनुसार उसको खा सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। बस हमारा जो है
वो पूरा का पूरा प्रकृति स्वभाव वो सब देखना पड़ेगा, ऋतु देखने की पड़ेगी। और वो ऋतु में यदि टमाटर होता है तो टमाटर आप खा सकते हैं, टमाटर खाने की विधि से खा सकते हैं। और ऐसी एक दो चीजें नहीं है, मैंने बताया भाव प्रकाश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पहले नहीं होती थी और भारत में बाद में होने लगी, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आए तो उसके बीज आ गए। और ऐसी चीजें आप बाहर में भी देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे बीज बाहर गए, बाहर ले जाए गए और वहां पर भी उन्होंने उगाया उसको और वो खाने लगे, वो उगा कर तो वो चीजें ये वहां से चली गई। आज आम का ही लीजिए, कितने प्रकार की आम बाहर होती नहीं थी, आज आम हो रहे हैं, मतलब यहाँ से बीज गया और उन लोगों ने वहां पर कर दिया। जी गुरुजी, मुझे आपसे जी दही आगे। के बारे में पूछना था। आपसे मुझे दही के बारे में पूछना था। एक ये बड़ी हमें डिसीजन में प्रॉब्लम आती है। कोई कहता है कि दही में नमक डालना चाहिए, कोई कहता है दही में नमक नहीं डालना चाहिए, ये खराब करता है। तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? थैंक यू। दधी के साथ कुछ दधी मित्र गिनाए गए। दधी के मित्र अर्थात दही के मित्र जो होते हैं वो गण है पूरा का पूरा। अब उसमें मित्र गण में जो है वो आमलकी है, मतलब आंवले का पाउडर है वो आप डाल सकते हैं, आमलकी रसायन डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं, तो वो सारे आते हैं, वो मित्र गण में आते हैं। रही बात नमक की, तो नमक उतना अच्छा नहीं है दही में डालने के लिए, वो छाछ में आप डाल सकते हैं सेंधा नमक, तो उसकी एक विधि है, तो वो डाल सकते हैं आप। लेकिन दही में नमक क्यों डालना है वो भी आपको देखना है, वो मध्यम है, मतलब नहीं डालना है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो मित्र गण में नहीं है नमक, मित्र गण में ये सारी चीजें है, तो वो सारी चीजें आप डालेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। कोई रोग विशेष आपको है और कुछ और चिकित्सा कर रहे हैं तब आपको वो डालते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कि दही के साथ नमक वो नहीं डाले तो अच्छा है। एक मधुर है, भारी है, और एक जो होता है मतलब मधुर विकार वो ग्रहण करता है, और दूसरा है वो क्षार है, तो इसके लिए उसके साथ संयोग न करे तो अच्छा रहता है, लेकिन करे तो भी कोई मतलब इतनी हानि नहीं है। उसके साथ मधुर वाली मिश्री वो ज्यादा लाभ करती है, तो इसके लिए आमलकी ज्यादा लाभ करती है, तो वो डालने का प्रयत्न। जी नमस्कार गुरुजी। हेलो, जी नमस्कार गुरुजी, मैं राजीव बोल रहा हूँ हाँ कोलकाता से। हाँ गुरुजी, अगले सेशन में आपने बताया था कि फाइबर फाइबर रिलेटेड खाना खाने के लिए, तो कि कलकत्ता में जी तो हम लोग राइस लेते हैं, क्या मिलेट्स हम लोग खा सकते हैं? और मेरा और एक प्रश्न है। हाँ अच्छा, मिलेट्स हम लोग लेते हैं। और एक प्रश्न है सर, एक अल्कलाइन पानी, एक कैंगन वाटर आया है, तो ये क्या हम लोग ले सकते हैं क्या? हाँ अब देखिए, पानी का तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पानी का मैं एक वाक्य में नहीं बता सकता हूँ। आपको कैसा पानी पीना है उसके लिए एक सेशन होगा हमारा। कैंगन वाटर के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा मुझे आयुर्वेद को दृष्टिकोण से कैसा पानी पीना है और वो पानी कैसा है, कहाँ पर बैठता है आयुर्वेद की दृष्टि से, उसको समझना पड़ेगा पहले, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन पहली बात, चावल के साथ आप अवश्य ही जो आप कहते हैं धान्य ले सकते हैं किसी भी प्रकार का, तो इसके श्री लिए तो धनिया, कोई तकलीफ नहीं। जी मैंने श्री धनिया जो है, जो 5 मिलेट्स है, वो ले सकते हैं ना? हाँ वो ले सकते हैं। ओके, आगे प्रणाम कोई? प्रणाम। हाँ एक पूछते जाइए जल्दी। हाँ पूछिए। हाँ आचार्य, राजेश्वर जी उनको हेल्प करिए। बहुत लोगों को दिया था, नहीं ले रहे अभी। हेलो, अच्छा नमस्ते गुरु हाँ जी। हाँ वैभव, गुरु जी, मयंक भाई एक हाँ कुछ पूछना चाहता था। खड़ी ये जैसे गुरु जी, मेरे को क्या काफी लोगों ने बोला था सुबह उठने के बाद में आप सीधा ये जो ठोस भोजन करते हैं ये कर सकते हैं, और काफी लोग ये बोलते हैं सुबह उठने के बाद में सबसे पहले या तो गर्म पानी पिए या अगर आप जूस पीना चाहे वो पिए। तो तरल पदार्थ लेना चाहिए, ठोस पदार्थ लेना चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये भी ऐसी बात है, भोजन विधि की बात जब आएगी तब हम इसके बारे में तो लेने वाले हैं कि भोजन आपको कैसा करना है, सुबह उठकर करना है कि सुबह उठकर क्या करना है।
उसके बारे में तो ऐसे बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि उसको आयुर्वेद को और आयुर्वेद के तंत्र को एक एक को समझना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में भी बताता हूँ, केवल संक्षिप्त में। सबसे पहले बात आप ये याद रखें कि आयुर्वेद में 2 समय भोजन बताया है कि सातर मनुष्याणाम भोजनम श्रुति चोदितम, अर्थात श्रुति ने बताया है अग्निहोत्र समान, अग्निहोत्र 2 समय होता है, उसी तरह 2 समय भोजन होता है। अब सुबह कितने बजे करना है? तो सुबह प्रथम प्रहर में तो कुछ भोजन, कुछ खाना नहीं है, ये सिद्धांत है। प्रथम प्रहर में कुछ खाना नहीं है सुबह में। द्वितीय प्रहर शुरू होता है वो 9 बजे के बाद होता है, लगभग 9:30 बजे। पित्त का काल 10 बजे आता है, तब अग्नि होती है वो धीरे 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 तीव्र होती जाती है। तो मध्य में जब अग्नि आ जाती है तो उसका समय बताया है, प्रातः भोजनम का अर्थ किया है। ओ सारंगधर संहिता में भी ये श्लोक आता है और भाव मिश्र जी ने भी ये बताया है कि वो मध्य में आ जाती है, तब 10:30 से 12 बजे तक का भोजन का आदर्श समय होता है। वो समय पर आप कर सकते हैं। अब सुबह बहुत भूख लगे तो क्या करें? तो इसके लिए लोग लघु भोजन करते थे, अर्थात पोहा खा लिया, अर्थात ऐसा कुछ भी प्रदेश वाइज ऐसा कुछ भी खाते थे। किसी दूध पीते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई रस लेता था, कोई पचने के अनुसार कुछ लघु आहार लेता था, तो ऐसा ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से 2 समय भोजन, और 2 समय भोजन में वो सुबह का भोजन वो ये समय पर प्रथम प्रहर में तो कुछ नहीं खाना है, दूसरे प्रहर की शुरुआत से लेकर मध्यांत तक खा सकते हो। तो ये आप एक ध्यान रखें, ये आयुर्वेद में बताया है। अब बहुत सालों से कोई कोई प्रदेशों में कुछ कुछ बातें होती है तो वो उसको शूट कर जाती है। कोई कोई बातें व्यवसायगत होती है, जैसे खेती वाला व्यक्ति वो 10:30 बजे भोजन करेगा तो खेत पर कब जाएगा, और सुबह से 10:30 बजे तक क्या करेगा, बहुत जल्दी उठ जाता है। तो इसके लिए वो लोग सुबह में ही भोजन कर लेते, हेवी भोजन कर लेते, क्योंकि उसके बाद परिश्रम का कार्य है, तो उसको फिर दोपहर में भूख लग जाती है। तो वो व्यवसाय के अनुसार भी उसके अपवाद है। व्यवसाय आपका ऐसा है तो भोजन ऐसा, बाहर जाते हो तो भोजन करके जाना, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में एक ये बताया है कि आपको तीव्र भूख कब लगती हो, वो आपका भोजन का समय होगा। आपको तीव्र भूख यदि 8 बजे लग जाती है, 8:30, तो आप 8:30 बजे भोजन कर सकते हैं। लेकिन वो तीव्र नहीं लगती है तो भूख के बिना तो भोजन नहीं करना है। ठीक, प्रणाम आगे। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। वो चांदी का पानी गैंग्रीन में कैसे प्रयोग करे? उसकी विधि एक है, वो मैं बताऊंगा। अभी तो केवल इतना रखे कि गैंग्रीन में बहुत अच्छे पानी से, जो बैक्टीरिया मुक्त है ऐसा पानी से, जैसे अभी तो आपके पास क्या पानी है मुझे पता नहीं, लेकिन उसको शोधन पहले करना होगा। कोई क्वाथ से, मतलब त्रिफला के क्वाथ से करे, या पानी बहुत उकाल कर ठंडा किया हुआ पानी हो उससे उसका शोधन करे नीम डालकर। और उसके बाद चांदी का जो खास करके अर्क निकलता है, वो पद्धति लगभग आपके पास नहीं होगी, वो कठिन भी है। इसके लिए मैं एक, आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं किसी की दवाई आपको बता दूंगा, तो वो आप लेकर उसका स्प्रे करिएगा, तो ये आसान रहेगा। आप उस तरह से मत करिए कि जो आपको कठिन पड़े बहुत ही। तो इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आपको दवाई, मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? चांदी के कैसे यूज करना है उसको और क्या चीज आती है, ठीक है? ओके, आगे बोलिए। मेरा नंबर ले लीजिएगा राजेश्वर राव जी से। ठीक, रविंद्र जी, कौशिक जी। हाँ, बताते जाइए भैया जल्दी। रितु जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जल को बोलते हैं कि कच्चा जल नहीं उपयोग करना चाहिए, तो जिसकी पित्त प्रकृति हो वो गर्म जल ले सकता है क्या? एक तो ये, दूसरा ये कि जैसे किसी का पित्त बिगड़ जाता है तो लोग क्या बोलते हैं कि इसको ठंडी ठंडी चीज दे दीजिए, तो उसमें वो पित्त उसका ठीक हो जाएगा या फिर उसका मतलब दूसरा दोष है जैसे कि कफ है या वात है वो भी बिगड़ सकता है? ये चीज का मुझे जानना था। देखिए, ये पूरी की पूरी बातें जो होती है ना, वो स्थूल होती है। मतलब ऐसा हुआ तो ऐसा कर दीजिए, ऐसा हुआ तो ऐसा कर दीजिए, आप समझ गए ना? तो वो स्थूल तरह से अभी, क्योंकि पेपर में भी ऐसा लोग लिख कर देते हैं,
आयुर्वेद को तोड़ मड़ोड़ कर वो लोग रजू करते हैं, क्योंकि वो कलाकार कथाकार कुछ भी कोई भी लिखता है आयुर्वेद का तो उसको स्थूल बातें होती है, तो उसको आप आधा सत्य मानिए। जैसे आपने जो प्रश्न किया वो अच्छा किया कि जैसे कफ मतलब पित्त बढ़ गया तो कोई अच्छी मतलब ठंडी वस्तु खाइए, लेकिन ठंडी वस्तु कौन सी ठंडी वस्तु? जैसे आपने आइसक्रीम खा लिया तो वो पित्त को समन नहीं करेगा, वो और पित्त को वृद्धि करेगा, मतलब क्योंकि वो दूषित और वो पदार्थ ही दूषित है, मतलब वो पदार्थ ही योग्य नहीं है। अग्नि को मंद करेगा, अग्नि को मंद करेगा तो अजीर्ण होगा, अजीर्ण होगा तो फिर ऊर्ध्वगम्ल पित्त होगा, वो परंपरा से फिर चालू हो जाएगा। जो वस्तुएं आपने ली है वही वो बढ़ाने वाली होगी। तो इस तरह से कोई भी ठंडी वस्तु न ले, उसकी प्रकृति देखे, उसको देखे कि उसके गुण क्या है, किस पर काम आती है। तो पहले एक बात याद रखे, ये लोगों जो बोल रहे हैं कि ये वो तो ये लो, ये वो तो ठंडा हो तो गरम लो, गरम हो तो ठंडा, तो वो लोग जानते नहीं है कि आयुर्वेद की परिभाषा में गरम मतलब क्या होता है, ठंडा मतलब क्या होता है। ये पहली बात। दूसरा, कच्चा पानी पीना नहीं है ऐसा नहीं। कच्चा पानी कोई कोई रोगों में कोई कोई अवस्था में तो पी सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके कच्चे पानी के भी बहुत गुण है, वो भी आपको आश्चर्य लगेगा कि कच्चे पानी के भी गुण है। कोई कोई लोग उसको पी सकते, जिस किसान है जो बहुत श्रम का कार्य करता है तो उसके लिए वो ठीक है, मतलब वो कर सकता है, पी सकता है, उसको बहुत ज्यादा प्रमाण में चाहिए। तो पक्का पानी का एक विधान आया, वो धर्म की दृष्टि से उपयोगी है, बहुत अच्छा है। जो सात्विक लोग हैं, जो परिश्रम कम करते हैं और मानसिक परिश्रम, उनके लिए ये पानी ठीक है। लेकिन कच्चे पानी के भी गुण हैं, और कोई कोई रोगों में तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कोई कोई रोगों में कच्चे पानी पीने का बताया है। तो ये एक बात हो गई कच्चे पानी और पके पानी की। उसमें कफ न बढ़े इसके लिए पका पानी बताया है, ये और कोई कोई रोगों में कच्चा पानी बताया है। ये दो वस्तुएं। और ठंडा और गर्म, इसकी परिभाषा आयुर्वेद में वीर्य के हिसाब से दी है। तो वो भी आप जानिए कि किस पित्त बढ़ा तो क्या क्या ले सकते हैं, मधुर रस में भी क्या क्या ले सकते हैं, और कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में खा सकते हैं और कब खा सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। जी आगे। संदीप जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, संदीप अहमदाबाद से। हाँ जी। एक ये आयुर्वेद सांख्य के ऊपर आधारित है, अभी बताया। और अगर अवरोह क्रम में गए तो अहंकार तो आएगा ही ना, बाईपास कर सकते हैं। देखिए, जो सांख्य में अहंकार बताया है, हाँ हाँ बराबर है, वो अहंकार जो हम अभी की बात करते हैं वो नहीं है। अच्छा, करेक्ट। वो एक शब्द, जैसे प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और हाँ, अहंकार से 16 पदार्थ हुए, चरक ने भी बताया, और सांख्य तत्व कौमुदी में या सांख्य कारिका में भी ईश्वर कृष्ण जी ने बताया, बराबर है। तो वो अहंकार वो अलग है, वो एक हमारी उत्पत्ति हुई, उसमें से हमको ऐसी अनुभूति हुई, इसके लिए हमारा अस्तित्व अलग हो गया, वो अहम की बात है। और ये जो हम कह रहे हैं वो विकृति वाला अहंकार है, वो प्राकृतिक अहंकार है, ये विकृति वाला अहंकार है। वो विकृति में अहंकार क्या है कि जब हम मेरा ही, वहां मेरा अस्तित्व है, वो कोई तकलीफ नहीं है, सबका अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन जब मेरे अस्तित्व के आगे और किसी का अस्तित्व या तो नगण्य है या तो फिर कुछ मायने ही नहीं रखता है, जब हम ऐसा समझने लगते हैं तब उसको एक अहंकार की परिभाषा कहते हैं। आप समझ गए ना कि मेरा अस्तित्व यूनिक है, मतलब, और इसके सामने इन लोगों का कुछ नगण्य है। यदि ऐसा लगने लगे कि ये कुछ नहीं है, तो ऐसे प्रतिपादन करने वाले, इसके लिए कोई कोई आप देखते हैं, कोई कोई व्यक्ति जो फॉलोवर होता है, उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में बताया कि और लोग बिल्कुल मतलब गलत है, और लोग बिल्कुल ऐसे है, तो वो एक अहंकार बढ़ने का कारण होता है। तो ये अहंकार की बात दूसरी है, और उससे जो हमारी मन की स्थिति होती है आयुर्वेद में बताई, वो अलग अलग होती जाती है। इसके लिए मन को ये अहंकार और वो अहंकार, वो दोनों अलग अलग है। वो बात है कि जब हमारा अहम प्रत्यय से हम अलग हुए, वो स्थिति है तत्व ज्ञान की। और ये अहंकार है, ये मन के दोष के रूप में जब फलित होता है, जब हम सेंट्रिक हो जाते हैं, अपने आप को या ममत्व का बहुत महत्व देते हैं, तब ये स्थिति आती है। तो वो एक अलग स्थिति है।
तो वो दोनों में बहुत अंतर है। जी भगत जी, भगत जी। भगत जी, जी अनम्यूट किए हैं आप, अलर्ट रहिए। इंद्रनील जी। हाँ प्रणाम मेहुल जी, प्रणाम। हाँ हाँ मेहुल जी, ये पिछले सेशन में जो आपका त्रिफला है, त्रिफला के बारे में जो बताए थे आपने, तो सम परिमाण त्रिफला लेना है, लेकिन 1:2:3 कौन सा क्षेत्र में लेना है, ये थोड़ा मुझे पूछना था। दोनों मैंने बताया था पहले, दोनों ले सकते हैं, दोनों के पार्ट है। हाँ 1:2 वाला भी है और 1:2:3 जो भाग है, 1, 2 और 3 भाग जो है, वो कौन सा रोग में या कौन सा समय में किस किस को लेना नहीं, चाहिए? और ऐसा है, वो रसायन प्रयोग के लिए है। तो रसायन प्रयोग करना है आपको कोई भी प्रकार का, तो ज्यादातर ये उपयोगी होता है। तो आप सुबह के समय पर, और जब रसायन का काल है, जैसे वसंत ऋतु है, वो रसायन में बहुत अच्छा है रसायन कर्म के लिए। कोई रोगों के बाद अशक्ति आ जाती है तो हम रसायन कर्म करते हैं, उसके लिए वो 1:2:3 वाला ठीक है, अच्छा है। आपको साधारण पेट साफ करने के लिए, आंखों को धोने के लिए, आंखों के रोगों के लिए लेना है, बालों के लिए, तो वो साधारणता से आप वो यूज कर सकते हैं जो समभाग वाला है। तो इसमें दोनों का पाठ है और दोनों उपयोगी है। खास आप एक बात याद रखें कि रसायन प्रयोग जब विशेष करना हो तब 1:2:3 वाला ज्यादा उपयोगी। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, मैं जानना चाहती हूँ कि खाना पकाने के लिए और खाना खाने के लिए कौन से धातु के बर्तन श्रेष्ठ होते हैं? खाने, देखिए आयुर्वेद में भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भोजन विधि पूरी लिखी है। केवल हम पात्रों का, तो आपने पात्र का पूछा, अच्छा हो गया, लेकिन पात्र के बाद अग्नि, अग्नि के बाद हमारा जो बैठने की स्थिति है वो, उसके बाद मन की और भाव की स्थिति, वो भी बहुत महत्व की रहती है हमारे भोजन के समय पर। फिर बनाने वाले की अवस्था, फिर भोजन बनाने का स्थान, फिर भोजन में किसकी दृष्टि पड़नी चाहिए, किसके बीच में आप भोजन करते हो, किसके बीच में नहीं करना चाहिए, उसका पूरा वर्णन है। रही बात पात्र की मैं करता हूँ। तो भोजन के पात्रों में सबसे अच्छा पात्र जो आयुर्वेद में बताया गया है वो पीतल के, मिट्टी के पात्र उत्तम कैटेगरी के पात्र है भोजन बनाने के लिए। तो भोजन बनाने के लिए पीतल के पात्र का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। मिट्टी के पात्र का आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हुई मानो, जैसे गुरुकुल है या और कोई, तो मिट्टी का पात्र बहुत बड़ा रहा तो मुश्किल हो जाता है उसमें पकाना, मतलब वो बहुत सहन नहीं कर पाता है बड़ा पात्र। तो घर पर आप 3, 4, 5, 6 लोग हैं तो मिट्टी का पात्र या फिर पीतल का पात्र ये उत्तम होता है। ये एक बात। फिर मध्यम होता है वो दूसरे पात्र है। कनिष्ठ आपको पता है जो बहुत ही एल्यूमिनियम वगैरह है वो घातक है, वो कनिष्ठ पात्र होते हैं। तो ये पात्रों की बात हुई। रही बात अब भोजन करने की, भोजन जो करने का पात्र है वो सबसे अच्छा सुवर्ण का बताया था, वो तो अभी स्थिति नहीं है, नहीं परिस्थिति है, नहीं कर सकते हैं। तो चांदी का पात्र बताया, इसके लिए बहुत सारे धर्म स्थानों में आप जाएंगे चांदी के पात्र आपको देखने को मिलेंगे। भगवान के भोग है वो चांदी के पात्रों में लगाए, वो भी अभी हमको वायबल नहीं है अभी बहुत। तो सबसे अच्छा अभी के काल पे कांस्य पात्र है तो भोजन, भाव प्रकाश में भाव मिश्र जी ने बताया कांस्य पात्र भोजन, कांस्य पात्र में भोजन उत्तम रहता है। तो इसके लिए कांसा की थाली ले और उसमें भोजन करे वो उत्तम। उसकी कुछ मर्यादाएं, जैसे वो पड़ेगी तो टूट जाएगी, वो एक बार भोजन जो करेगा उसी को अलग थाली अपनी रखनी पड़ेगी। एक में भोजन किया फिर उस थाली में दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये उसकी मर्यादा है कांसे के पात्र की, तो ये उत्तम है। फिर मिट्टी के पात्र है वो भोजन करने में अच्छे नहीं, यदि करना पड़े तो उसको रियूज नहीं हो सकता है। वो एक बार भोजन कर लिया कि मिट्टी के पात्र को हमको
डालना पड़ेगा। जैसे किसी कुड़वे में, हम बनारस में थे, कोई दूध पीता था, कोई चाय पीता था, पता है ना आपको, यूपी में चलता था, फिर उसको फेंक देते हैं। वो भी एक है कि मिट्टी के पात्र का एक बार उपयोग किया, उसके बाद वो दूसरी बार प्रयोग में नहीं आएगा खाने के और पीने के समय पर। तो ऐसी अलग 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 पात्रों की, मतलब पात्र भोजन के अलग बनाने के और खाने के अलग है। फिर पत्ता होता है, जो पलास का पत्ता और केले के पत्तों का उपयोग, केले के पत्तों का उपयोग ज्यादातर साउथ में होता है, वो बहुत अच्छा है। और पलास का पत्ता का उपयोग भी होता है, तो पलास के पत्तों का भी थाली बनाकर उसका उपयोग किया जा सकता है, वो भी बहुत उत्तम होता है पलास के पत्तों का उपयोग। तो इस तरह से पात्र के हिसाब से ऐसे बहुत सारे पात्र का उपयोग आप कर सकते हैं जी। और प्रणाम कोई? आचार्य जी, मेरा सवाल अदरक के बारे में है। आपने बताया था कि अदरक का सेवन सावन भादों में करना चाहिए, बारिश के टाइम, और दूसरा ये आषाढ़ में, सॉरी, हर भोजन के पहले हमें थोड़ा सा अदरक नमक के साथ खाना चाहिए जी, है ना? तो वो, हाँ, तो वो हर भोजन में, हर भोजन के पहले और हर ऋतु में, और हर कोई खा सकता है क्या? हाँ, गर्मी को छोड़कर और शरद ऋतु को छोड़कर अदरक का कोई तकलीफ नहीं है। भोजनादौ भक्षयेन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, मतलब भोजन के शुरुआत में भोजनादौ भक्षयेन नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, लवण अदरक के साथ सेवन करना है। दोनों को आप दो ऋतु को छोड़कर खा सकते हैं, एक तो ग्रीष्म ऋतु और दूसरी शरद ऋतु जो अभी आएगी, वो दोनों को छोड़कर आप खा सकते हैं जी। और कफ प्रकृति रही तो 12 महीना खा सकते हैं, वात रही तो 12 महीना, पित्त प्रकृति वाले को ये 2 में छोड़ देना है जी। मुक्ता जी, हेलो हेलो, नमो नमो गुरुजी। नमो नमो। आपकी सेशन से बहुत अच्छी तरह आ रहे हैं सर गुरुजी। जी, हाँ, मैं उड़पी से बात कर रही हूँ, उड़पी से। हाँ, पिछले सेशन में आपने सहदेवी के बारे में बात किया था ना सर जी। वो हाँ, सहदेवी के बारे में मैंने बात की थी। बुखार के ज्वर के लिए उसका प्रभाव होता है जी। हाँ हाँ, जी, हमारे यहाँ बारिश के काल में ना बहुत सहदेव उगते हैं जी। हाँ, और धूप आते ही वो सब सूख जाते हैं सर जी। हम ये गर्मी काल के वो कुछ तरह से संरक्षण कर सकते हैं क्या? हाँ, उसको वो वर्षाभू है, मतलब बारिश में ही होगी वो, वर्षाभू जिसको कहते हैं। और बारिश जाने के बाद वो लगभग चली जाती है। कभी कभी वो दीपावली के बाद तक रहती है ठंड में, बाकी तो गर्मी में तो टिक नहीं पाती है, वो सूख जाती है, तुरंत सूख जाती है वो। तो इसके लिए आप उसका क्या करें कि जो रही है उस टाइम उसको पक्व निकाल कर, मतलब अभी दीपावली तक रहेगी, दीपावली को निकाल कर उसके बाद उसका शुष्क करके उसके जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी जड़ आती है, अर्थात उसका रूट आता है, रूट का प्रयोग कर सकते हैं इसमें बांधने के लिए। मतलब एक रूट नहीं चलेगा क्योंकि वो छोटी छोटी होती है, इसके लिए बहुत सारे रूट्स को एक जगह बांध कर उसका प्रयोग कर सकते हैं जी। श्रीशैल जी, श्रीशैल जी, अलर्ट नहीं है। प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न शायद अच्छा नहीं है। मैं पूछ रही थी, आंवला इतना उपयोगी है, इतना हर दोष में वो सहायता करता है, तो वो मसाले के डब्बे तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं हम हर चीज में छिड़क सकते हैं? मतलब आपका ये पूछना है कि आंवला रसोई करते हैं, रसोई के मसाले के डब्बे में क्यों नहीं पहुंचा? वो जरूरी नहीं है हर एक चीज मसाले तक। आप कहेंगे कि आप इतने अच्छे प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचे, मतलब तो वो जरूरी थोड़ा है मैं अच्छा रहूं तो प्रधानमंत्री तक पहुंचूं तो ही मेरी काबिलियत है या अच्छा है। वहां पहुंच गया होता तो आपके पास नहीं पहुंच पाता, बराबर। तो आंवले का गुण देखिए, आंवले का गुण ऐसा है
कि वो चूर्ण के रूप में, लेह्य के रूप में, इसके रूप में वो ज्यादा प्रयोग होता है, बजाय कि वो सब्जी के, दाल में इस तरह के उसका उपयोग नहीं होता है। बराबर है, इसके लिए वो वहां तक नहीं पहुंचा, इसके लिए वहां च्यवनप्राश खा रहे हैं और इसका उपयोग आंवले के चूर्ण, त्रिफला चूर्ण में कर रहे हैं। बहुत कुछ उसकी कल्पना है जो दूसरे की नहीं है। मिर्ची की कोई अवले की कल्पना नहीं है, कोई क्वाथ की कल्पना नहीं है, वो एक ही उसका स्थान है, उसका ऐसे ही उपयोग होता है। लेकिन आंवले की आप कल्पना देखिए आयुर्वेद में कि आंवले को कितने जगह मिला है। आंवले में च्यवनप्राश है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है, आंवले का चूर्ण है, वो भी बहुत सारे चूर्ण है, आंवलकी का रसायन है, बराबर, आंवला कच्चा है, आंवले का स्वरस है। तो इतने स्थान पर तो है वो आपको, और वहां पर भी पहुंचाना था तो और भी किसी को स्थान रखने देना, सब जगह आंवला ही आ जाएगा तो और किसी बेचारे क्या करेंगे और मसाले। इसके लिए उसको समझ कर रखा है, तेल वगैरह के साथ, छोंक वगैरह के साथ वो आंवले के गुण चले जाते हैं, इतने नहीं रहते हैं। इसके लिए आंवला या तो स्वरस में ले, सीधा आंवला ले उसको, या तो उसका कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जिसको कहते हैं कल्पना, वो कल्पना में उसका उपयोग करे। वो जानकर बताया है, क्योंकि उसको किसके साथ मेल है वो भी देखना पड़ेगा ना, तो उसका उसके साथ मेल है, उसी के साथ आंवले का सेवन बताया है। जी, ये अच्छा प्रश्न है, अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ, तो इस तरह के, इस दृष्टि से देखे उसको। पल्लवी जी, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। बहुत आभार आपका, आप बहुत अच्छा सिखाते, बहुत सालों से हमारी इच्छा थी ऐसा सीखने की, तो दिल से बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो पूरा डाइट चार्ट दे देते हैं, वैसा हम चाहते हैं कि आप हमें एक आदर्श पूरी दिनवारी दो कि सुबह इतने बजे ये लो, दोपहर को इतने बजे, यानी पूरी आदर्श दिनचर्या खाने पीने की। तो क्या है कि हम हेल्दी, आप सीखते तो सब है आपसे, पर ये तो काफी लंबा कोर्स है, तो तब तक हम ये खाना भी शुरू कर दे तो हमारी प्रकृति भी अच्छी रहेगी, और हमें कुछ उसमें दिक्कत हो तो हम आपको पूछ सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमें आदर्श दिनचर्या, यानी जैसे भाई ने प्रश्न किया कि सुबह, तो आपने बोला 10:30 से 12:30 में खा सकते हैं, वैसे खाने क्या है, दोपहर क्या खाना है, वो पूरा डाइट आप हमें दीजिए प्लीज। पहली बात तो ये समझ ले, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं दे, एक तो मैं दूंगा, वो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारे एंगल देखे जाते हैं। न्यूट्रिशियंस को ये चार्ट दे देना आसान है, क्योंकि उसको केवल फूड को देखना है, उसको केवल ये देखना है कि ये है, सुबह ये, दोपहर ये, शाम को ये, और ये वजन इतना और बॉडी ऐसी, तो ये चार्ट, ये चार्ट के ऊपर आज पूरा का पूरा हमारा जमाना आ गया है कि चार्ट एक दे दो, उसको लटका दो और उसी हिसाब से हम भोजन करें। तो इसको क्या है कि ये आसान है, उसको केवल पदार्थ को देखना है। आयुर्वेद में केवल पदार्थ को नहीं देखना है, उसको आपकी प्रकृति को भी देखना है। हो सकता है मैं एक चार्ट दूं, आपको चले, लेकिन आपके पति को न चले आपके बेटे को न चले। दूसरी बात, वो आपको यदि विंटर में चले, आपको समर में न चले, समर में चले, मानसून में न चले, बराबर, सुबह चले, शाम को न चले। तो इसके लिए ये थोड़ा कठिन है। इसके लिए मैं हर एक ऋतु में क्या क्या खाना है उसका एक चार्ट बनाऊंगा, और 6 बार आपके बदलेंगे, एक साल में 6 बार आपका चार्ट बदलेगा। नहीं तो क्या है, यूनिवर्सली हो जाएगा कि एक रख दिया है सुबह, दोपहर, शाम, और हर एक ऋतु में वही, तो ऐसा नहीं होगा। वो 6 बार या 7 बार साल में बदलेगा, और ऋतुचर्या का चार्ट एक दूंगा मैं। दूसरा आप चार्ट में ये दूंगा कि ये चार्ट आप स्वस्थ है तब है, बीमार है तब नहीं है। आपको कोई बीमारी हो गई, सडनली आपका चार्ट बदल जाएगा। फिर आप सुबह में दूध नहीं पी सकते जब रात को बुखार था, रात को बुखार हुआ और आपने सुबह दूध पिया, तो वो आपने जो सुबह दूध पिया वो घातक हो सकता है आपके लिए। वो आपको मलेरिया कर सकता है, वो टाइफाइड कर सकता है, क्योंकि आपको बुखार था रात को, तो आपको दूध नहीं पीना था अभी। अब मेरे में तो टाइम टेबल में दिखाई देता है कि 7:30 या 8-9 बजे दूध पीना है, तो आपने दूध पी लिया कि देखो टाइम टेबल में तो दूध लिखा है, अभी दूध पी लेते हैं। तो स्वस्थ अवस्था में जो आप कर सकते हैं वो रुग्ण अवस्था में नहीं कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट दूंगा मैं। तीसरी बात कि एक ये हो गया, ये हो गया। फिर किस किस के साथ आप क्या क्या ये चार्ट है
लेकिन ये चार्ट में यदि ये द्रव्य आप लेंगे तो दूध नहीं ले सकते हैं, दूध लेंगे तो ये द्रव्य नहीं ले सकते, ऐसे ऑप्शनल आएगा। ये आपको ये लेना है तो ये न ले, ये लेना है तो ये न ले, इसके बाद ये न ले, इसके बाद ये, उस तरह से आप ले सकते। फिर मैं कहूंगा कि यदि प्रवास में है तो आपका चार्ट बदल जाएगा पूरा, क्योंकि प्रवास में भी बहुत कुछ अलग अलग, हमारा पानी बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है, तो हमारा चार्ट बदल जाएगा। तो उस तरह से मैं देना चाहता हूं आपको, ताकि एक तरह का कहीं भी गलती ना हो। नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक तरह से कोई भी करते हैं और जगत में पूरा का पूरा परिवर्तनशील और अनेक एंगल से उसके इफेक्ट होते हैं। एक ही आहार पर 50 वस्तुएं इफेक्ट करती है, तो वो भी हमको देखना है, वातावरण, काल, ये। तो आयुर्वेद इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि वो अनेक एंगल से समझाता है कि आपका। दूसरी बात, आपको मैं देखने के वक्त ये भी बात करूंगा कि व्यवसाय आपका कौन सा है। आप बैठे बैठे काम करते हैं तो आपको लघु आहार लेना है, पचेस आहार लेना है, और बुद्धि का काम करता है तो आपको तामस आहार नहीं लेना है। वही बात आप यदि खेती करते हैं, बहुत शरीर का काम करते हैं, बहुत आपकी एनर्जी वहां जाती है, तो मैं ऐसा आहार दूंगा कि वो भारी हो और उसमें कुछ चीजें जो आपको है वो शक्तिदायक और ब्रूहण करने वाली हो। तो इस तरह के मैं चार्ट बनाकर आपको दूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लाभ होगा उसमें। लेकिन मेरी बात आप समझ गए होंगे, केवल मैं एक चार्ट दूंगा उससे वो पूरा नहीं हो जाएगा। मैं आपको ऐसा दूंगा थोड़ी देर लगेगी। जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। धन्यवाद। सीरियसली आपका क्लासेस बहुत अच्छा है। हम डेली एक्चुअली डे टू डे लाइफ में आप जो बोल रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इतना फायदा मिल रहा है हमें उसके। और रही बात प्रश्न की, सर मेरा 2 प्रश्न हैं। एक, आपका प्रीवियस सेशंस में आपने आइडियल डाइट में ये बताया था कि लाइक पाक शास्त्र में कौन सा खाना किस कॉम्बिनेशन से बनाना है और कैसे बनाना है। उसका अगर आपके पास कुछ पुस्तक या सॉफ्ट कॉपी है, नहीं तो उसके बारे में कुछ सेशन ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि क्योंकि हम घर में, हाँ, ताकि हम घर में जो बनाते हैं वो कॉम्बिनेशंस हम ध्यान में रख के बनाए। अभी क्योंकि आपने जो बोला उसमें कि ज्वार की रोटी के साथ छाछ लेना है और व्हीट के साथ कंपलसरी घी लेना है। हाँ, नाउ आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दैट। वो बहुत ही अच्छा था। और मेरा दूसरा प्रश्न है अबाउट वेजल्स। क्या हम ये ब्रास का जो विदाउट कोटिंग होता है, विदाउट टिन कोटिंग, उस वेजल में हम केवल राइस पका सकते हैं और केवल ब्रॉन्ज में मिल्क, ये दोनों? क्योंकि टमाटो करीज में बनता है तो वो हमने सुना कि लाइक मेटल्स में नहीं अच्छा नहीं रहता, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। थैंक यू। देखिए, उसमें बहुत कुछ विचार है खट्टी चीजों का और इसका पीतल का। तो पीतल के बर्तन में कलई की करने की एक विधि थी, उसको कलई करने क्या बोला जाता है। कलई की हो तो पीतल के बर्तन में वो खट्टी चीज रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, एक मत से। एक दूसरा मत ऐसा है कि कलई करने के बाद भी आप खट्टी चीज उसमें नहीं ही डाले तो कुछ रिएक्शंस उसके होते हैं खट्टी चीजों के पीतल के मिलने के बाद, वो नहीं होंगे। तो इसके लिए बेहतर तो ये है कि आप यदि टमाटर वगैरह है तो कोई और ही वेसल्स में आप उसका यूज करें, उसमें पीतल में न करें। ये एक आप याद रखें, खट्टी कोई भी चीज पीतल में या कांसे में न ले, ये आप याद रखें। जहाँ पीतल का भाग आता है, रोल आता है, वहां पर वो न ले खट्टी चीजें। उसको कोई और वेसल्स में आप बना सकते हैं, ले सकते हैं। दूसरा, रही बात किचन केमिस्ट की, तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम कैसा भोजन बनाए और किस तरह से बनाए, उसका मैं एक सेशन भी लूंगा और उसका थोड़ा मटेरियल भी तैयार कर दूंगा, आपको आसानी रहे। तो बहुत सारे रोग हमको नहीं होंगे जो विरुद्ध आहार से होते हैं। तो इसके लिए मैं आसान आयुर्वेद आपको ये प्रयत्न करता हूं कि आसानी से मैं जो ये आयुर्वेद का ज्ञान है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, कि ऋतुचर्या हो, दिनचर्या हो या
वो कल से आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन किस किस का कर सकते हैं। तो पहले रसोई घर में पहले तो ये लिस्ट बनाए कि कितने हम वेसल्स रख सकते हैं। पहली बात, सब्जी किस ऋतु में कौन सी आती है वो हमको ज्ञान हो कि इस ऋतु में ये सब्जी आती है, ये फल आते हैं, तो वो एक हम वही लाए और दूसरा न लाए, ऋतु बिना की सब्जी न लाए। ये एक हमारा दूसरा सिद्धांत है। तीसरी बात ये है कि उसको किस तरह की विधि से बनाना चाहिए वो सीख ले। सभी सब्जियां एक साथ न खाए, उसके क्रमवार खाए, उसको जो आहार द्रव्य है उसको क्रम से ले। तो ये आप थोड़ा बहुत आप घर पे करिए। दूसरा में जो बहुत अच्छा सिखाने मतलब हम लोग जो सिखाते हैं या तो फिर हम लोग उसको पढ़ाते हैं या यहाँ पर हम आचरण करते हैं, वो ये है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन रसोई घर के अनुरूप सात्विक वातावरण कैसा होना चाहिए वो बहुत कम जगह पर मैंने देखा है। दूसरा, कैसे उसको हम हाइजेनिक कहते हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है, उच्छिष्ट न हो, एक दूसरे की थाली छुई हुई नहीं होनी चाहिए, दो लोगों को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, वो कोई फॉलो नहीं करता है। मुझे दुख होता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इससे भी हमारा संक्रमण होता है और ये प्रेम की निशानी नहीं है। एक थाली में दो लोगों का भोजन करना वो कोई प्रेम की निशानी तो नहीं है, वो एक रोग से दूसरे को, दूसरे के रोग एक को जाते हैं। तो वो आयुर्वेद स्पष्ट मना करता है कि इस तरह से वो बुद्धिहीन बात है कि इस तरह से भोजन करना, अति पास पास बैठकर भोजन नहीं करना है, जो कोई कोई धर्म संप्रदाय में करते, एक ही सब लोग बैठ गए हैं, पर्याप्त दूरी रखनी है, छूना नहीं है, जो व्यक्ति एक परोसने वाला अलग चाहिए, सब लोग अपने अपने हाथ से न ले भोजन। तो मैं ये बातें बहुत कहने वाला हूं ताकि हम जो गलतियां करते हैं, एक टीबी का पेशेंट एक घर पे हुआ, उसमें आपने भोजन विधि यदि ठीक से नहीं की, आपको आश्चर्य लगेगा सभी को टीबी हो सकता है। उतने टीबी के जंतु होते हैं, वो संक्रामक होते हैं। वो ऋषि ने कब देख लिया, जब माइक्रोस्कोप नहीं था तब उसने पहचान लिया कि टीबी के जंतु इतने संक्रामक होते। इसके लिए उन्होंने जो प्रॉपर भोजन विधि लिखी कि दूर दूर तक संभावना नहीं होती है कि हम भोजन वर्षों करें और एक का रोग दूसरे में ना आए, इतनी चिंता की है। मैं कभी इसकी बात करूंगा, गुरुजी ने गांव गांव तक ये कैसे जिंदा किया है आयुर्वेद को, इसकी मैं बात कभी स्वस्थ वृत्त की करूंगा कि किस तरह से उससे हम बच सकते हैं। कोरोना में भी ऐसा हुआ, हमको पता है कि बहुत सारे संक्रमण से गए, ऐसे बहुत सारे संक्रामक रोग हो सकते हैं। इसके लिए भोजन विधि को खास जान ले और उसका प्रयोग हम करें। तो इसके लिए मैं और सत्र लेने वाला हूं कि किस तरह से भोजन, ये तो सब बातें हैं ही, वेसल से अग्नि है, बैठने की पद्धति है, बैठने की पद्धति के बाद हमारा भाव है, हमारी प्रसन्नता है, ये किस अवस्था में भोजन हमको करना है, तो वो भी बहुत मैटर करती है। इससे ज्यादा हमारा भाव मैटर करता है कि हमको कौन सा भाव रखना है भोजन के टाइम पर। मानो हम भोजन कर रहे हैं तो हम निंदा कर रहे हैं कि उसका ये हो गया, उसका हो गया, वो वेसल से भी ज्यादा नुकसान हमको ये करता है। तो ये एक भाव क्या स्तर पर होता है, वो सब बातें करेंगे हम। तो उसका किचन केमिस्ट का हम लेंगे, तब इसकी बात हम बताएंगे आगे। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, 10:30 बज गए हैं। तो जी, ये कल हम लोग गुरुकुल से ऊपर मिल रहे, लेकिन सब लोग तो आचार्य जी को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू बोलने का बेस्ट तरीका है मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करना। तो बोलने से नहीं होता है, सेवा करना है मिशन को। गुरु जी का एक ही सपना है पूरा भारत में गुरुकुल लेके आने का। तो आयुर्वेद सेशन तो हमारे लिए बोनस है, लेकिन मेन है गुरुकुल सपना। तो ये सपना में कम से कम जुड़ जाइए। जुड़ने का भावना ही नहीं होने से वॉलंटियर कैसे बनेंगे आप? तो जुड़ जाइए और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। तो सिर्फ 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करके मैं फॉरवर्ड करना बोले कि नहीं है, बहुत है। सोशल मीडिया महासमुंदर है, जितना हो सकते है उतना ताकत दिखाइए, मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। सब लोग मिलके एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, कुआं बनेगा ही बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कल मिल रहे हम लोग गुरुकुल का सेशन पे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सिंगापुर शिव प्रसाद जी, थैंक यू सब लोगों को।